हेलो स्टूडेंट, आज से में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का भाग 9 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इनकी क्या क्या सीमाएं थी, इस क्या क्या बाधाएं आई थी। तो चलिए बच्चों इस पर गौर करते हैं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़क कहने लगे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कि इसकी अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, और वो स्वयं को जो होता है एक ऐसा ही एक राष्ट्र में एक ऐसा समूह था जिन्हें अछूत या दलित कहा गया था, और उस समय इनको अछूतों के नाम से जाना जाता था। 1930 के बाद जो तो उन्होंने खुद को दलित या उत्पीड़क कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्ववर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। क्योंकि अभी जो कांग्रेस जो थी, उन्होंने इस और वाकई में ध्यान नहीं दिया था, और इसलिए भी नहीं दे पाई थी वह ध्यान क्योंकि वहां पे जो हिंदू महासभा आप जानते हैं, तो जो पुरातनवादी जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू लोग थे, उनका कांग्रेस में थोड़ा ज्यादा उस समय जो है वो वर्चस्व हो गया था, या फिर वो उनसे ज्यादा कांटेक्ट में थी। तो इसीलिए जो है उन्होंने इस ओर जो है वह ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस ओर सबसे पहले ध्यान दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो दलित जो थे, जो अछूत थे, उनकी भावनाओं को समझा, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अगर स्वराज मिल भी जाएगा, लेकिन इनके अगर ये छुआछूत अगर समाज में चलता रहेगा, तो इसके बिना जो है हम वास्तविक जो स्वराज है उसकी कभी भी इस कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। एक बहुत अच्छा शब्द जो है वो दिया था महात्मा गांधी ने इन दलितों को, और वो था हरिजन। हरिजन का मतलब होता है, हरि मतलब ईश्वर और जन मतलब उनकी लोग या उनकी संतान। और महात्मा गांधी ने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। क्योंकि ये जो अछूत होते थे बच्चों, ये जो दलित वर्ग होते थे, इनको इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समाज जो होता है इनसे बिल्कुल अलग थलग जो है इनको रखा था। वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, वो सार्वजनिक तालाब को जो है वो यूज नहीं कर सकते थे, तो उन पे बहुत सारा जो है रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। तो गांधी जी ने जो है इन सभी पाबंदी जो इन पे लगी हुई थी उनको हटाने के लिए, और उनको भी जो बाकी के जो लोग हैं, जो नागरिक है, उनके समान अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि गांधी जी ने जो है जो मैला ढोने का काम जो है उसको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो स्वयं भी जो है वो शौचालय वगैरह जो है उसको साफ करने लगे। गांधी जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो समाज को दिया था कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। आप किसी भी काम को जो होता है वो इस दृष्टि से मत देखो को काम छोटा होता है, बल्कि जो सफाई कर रहा है, जो आपके मतलब आपका शौचालय वगैरह जो है साफ कर रहा है, यह कार्य जो व्यक्ति कर रहा है वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, वो बहुत बड़ा कार्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई कि सभी कार्य जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और जो भी व्यक्ति इन्हें करता है उसे भी हम समाज में समान दृष्टि से ही उन्हें देखना चाहिए। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। मतलब जो छुआछूत वगैरह जो वो मानते हैं, उन विचारों को अब वो त्याग दे। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे, लेकिन जो नेता थे वो अब उन्हें यह कांग्रेस को जो ना हमेशा उन्होंने जो है संदेह की दृष्टि से देखा था, और इसीलिए जो है वो कांग्रेस के द्वारा जो प्रचलित जो भी आंदोलन था उसमें जो है उन्होंने बहुत ज्यादा भाग कभी नहीं लिया था। वे खुद को, मतलब जो दलित वर्ग था, वे खुद को संगठित करने लगे थे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए अब आवाज उठाई थी कि उनको शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन मिले, और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की भी उन्होंने बात कही थी, और ताकि विधायी परिषद के लिए केवल दलित को ही जो है चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक
सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। समाज में जो जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अब वो अगर एक राजनीतिक सशक्तिकरण को पालन करके ही जो है वो भेदभाव को दूर किया जा सकता है, ऐसा उन दलितों का मानना था। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। अब हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, जो डेस्पर्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया था। तो इन्होंने, ये दलितों के सबसे बड़े नेता उभर कर आए थे और वो थे बाबा साहब अंबेडकर, या जिन्हें हम भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने जो था एक एसोसिएशन बनाया था इनको और इन्हें संगठित किया था। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। अब बच्चों, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन अगर आपके पास कभी भी आता है, या आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस प्रतिनिधि ने जो है वो भाग लिया था, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दलित वर्ग जो थे उनको प्रतिनिधित्व किया था और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया था। अब क्या था कि जैसे कि आप देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स जो होता है वो हमेशा ही इंडिया में एक नीति को लेकर आए थे, और वो नीति थी फूट डालो और शासन करो की नीति। जब भी उन्हें ऐसा लगा कि भारत की जनता जो है एकजुट हो गई है, उन्होंने कुछ ना कुछ अपना ऐसा एक पासा फेंका जिससे कि भारत का जो है विखंडन होता चला गया। आप लोग जानते हैं कि 1908 और 9 के बीच भी जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही किया था और हिंदू मुस्लिम को जो है तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था और उन्हें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हो गई थी। फिर से जो है यहाँ पे जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो इस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री थे वो मैकडोनाल्ड थे, और उन्होंने भीमराव अंबेडकर जब वहां पे गए थे तो उन्होंने कहा था, उन्होंने फिर से एक पासा फेंका ब्रिटिशर्स ने, और ये कहा कि अगर क्यों ना हम हिंदुओं को भी, जो हिंदू वर्ग है उसको भी जो है विखंडित कर दे और उन्हें कमजोर कर दे और फिर से जो है वह राज करे। तो इन्होंने कहा कि एक अलग से उनको निर्वाचन क्षेत्र जो है या अलग से एक जो प्रतिनिधित्व देने के लिए की बात कही, और भीमराव अंबेडकर इसके लिए तैयार हो गए थे। तो जब वो वापस आए भारत में, तो महात्मा गांधी के साथ उनका बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी ये बहुत अच्छे से समझ गए थे कि ये ब्रिटिशर्स की एक चाल है भारत को और भारतीयों को और जो हिंदू वर्ग है इनको अलग करने की। इसीलिए वो इस नीति के जो है बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। अब क्या होता है देखते हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश का विखंडन हो, इसलिए अब जो है वो आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थे, अगर वो इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो उससे समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, जो उनमें एकता की भावना है वो नहीं रह पाएगी और लोग अलग अलग समुदाय में बढ़ जाएंगे। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। क्योंकि गांधी जी की देखिए बहुत ज्यादा जो है लोग इज्जत करते थे और स्वयं भीमराव अंबेडकर भी उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे, तो आखिर में जब उन्होंने देखा और जब उन्होंने आमरण अनशन पर वो बैठ गए कि अब जो है अगर आप अपनी मांगों को नहीं लेंगे तो मैं ये अनशन नहीं तोड़ूंगा। आखिर में क्या हुआ, गांधी जी मतलब जो यहाँ पे हिंदू, उसके अलावा मदन मोहन मालवीय मतलब हिंदू महासभा के लोग भी, जब उनके भी प्रतिनिधित्व थे, और भीमराव अंबेडकर जो कि दलित वर्ग को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे, तो उन सब के आपस में जो है एक बैठक हुई और इस बैठक में गांधी जी ने निर्णय लिया कि चलिए ठीक है, अलग से आप निर्वाचन क्षेत्र की बात रहने दीजिए, लेकिन हम जो है रिजर्वेशन, जो आरक्षण है उसे मान लिया जाएगा, तो अब दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी सहमति जता दी और इस प्रकार से जो है 1932 में जो है एक पैक्ट पर उन दोनों ने हस्ताक्षर कर दिया और इसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो यही था बच्चों पूना पैक्ट। इसमें दलित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था, तो उनके लिए अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र की जो बात भीमराव अंबेडकर कर रहे थे या जिसे कि ब्रिटिशर्स मान गए थे, वो तो नहीं हुआ। गांधी जी ने इस बात पर अड़ गए थे कि वो नहीं होगा, तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि उन्हें प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में क्या मिल गया, आरक्षित सीटें मिल गई, उनको जो है रिजर्वेशन जो है वो मिल गया था। अब हम यहाँ पे पहले दलितों की बात करते, अब हम मुस्लिम में आते हैं। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई
खास उत्साह नहीं दिखाया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ सा महसूस करने लगा था। तो जो यूनिटी हिंदू मुस्लिम में हमने खिलाफत मूवमेंट के दौरान या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान देखी थी, वो यूनिटी जो है हमें बाद में किसी भी भारतीय राजनीति आंदोलन में देखने को नहीं मिली थी और वो अपने आप को कांग्रेस से एक कटा सा महसूस करने लगा था। बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने मुस्लिम लीग भी बना ली थी। तो इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से कार्य करना प्रारंभ हो गया था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी और जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। तो अब इन दोनों के बीच जो था संबंध लगातार खराब होते जा रहे थे। कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए और हर दंगों के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला जो है वो बढ़ता चला गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास अवश्य किया था। 1927 में ऐसा लग भी रहा था कि शायद दोनों के बीच जो है एकता स्थापित हो जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो भेदभाव था, जो मतभेद था, वो किस वजह से था? वो मतभेद जो है भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पे था। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक जो महत्वपूर्ण थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनका कहना था कि अगर मुसलमान को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, मतलब उनको रिजर्व सीट अगर दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांत, हम जानते हैं कि बंगाल और पंजाब में बहुत ज्यादा मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते थे, तो ये जो दोनों ही जगह थी में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में अगर प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार है। तो उन्होंने एक शर्त अब रखी थी। प्रतिनिधित्व के इस सवाल पर बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। तो अगर ऐसा लग रहा था कि इस पर कुछ विचार विमर्श होता, लेकिन उसके बाद ही हिंदू महासभा के जो M.R. जयकर हैं उन्होंने इसकी जिन्ना ने जो मांग की थी उसकी निंदा शुरू कर दी। तो फिर इस प्रकार से इस मुद्दे में समाधान की जो भी संभावनाएं थी अब वो समाप्त हो गई थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था और ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि दोनों लोग में अगर संदेह और अविश्वास का माहौल है तो वे एक साथ कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे भाग ले सकते हैं। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। अब मुसलमान लोग को ये चिंता थी कि चूंकि भारत में रहने वाले अधिकांश लोग जो है हिंदू है और वे अपने आप को, जो मुस्लिम लोग हैं वह अपने आप को अल्पसंख्यक समझ रहे थे और अब उन्हें लग रहा था, उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान कहीं खो ना जाए। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या बाधाएं और क्या सीमाएं थी।